students, and welcome to Prayas. Today is the day 15 of our prelims PYQ series, and today we are going to see the PYQs from judiciary and important judgments wala part. Supreme Court and important judgments से related approximately 13 questions आए हैं 2011 से लेके 22 तक, और हाई कोर्ट और एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इनका वेटेज इन क्वेश्चन से पता चलता है। अगर 13 क्वेश्चन इन पास से आए हैं तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं ओवर द ईयर्स। तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2022 रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे बोला गया था कि एच.एन. सान्याल कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास किया है। उसके बाद बोला गया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1, 2 एंड 4 ये ऑप्शन मार्क किया था। देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, यहाँ पे ट्विस्ट है। तो ऐसी कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन की गई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे रॉन्ग दिया था। अब ये बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है वो देखते हैं। In 1961, a committee was set up under the chairmanship of H.N. Sanyal, the then additional solicitor general। तो उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 फॉर्म हुआ था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश पीपल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट। ठीक है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। और स्टेटमेंट 4 करेक्ट क्यों है, यहाँ पे क्या पूछा गया था, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज। ठीक है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किसने बनाया है, तो पार्लियामेंट ने। सो पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ट्विस्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो ऐसा डिफाइन नहीं किया गया। हाँ, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट अलग अलग है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में बताया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसे डिफाइन नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इंटरप्रेट करना था चीजों को। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, अगेन एच.एन. सान्याल कमेटी, पावर ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2022 रिलेटेड टू लॉ ऑफिसर बार काउंसिल, या फिर थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट था ये। ये जो थोड़े से स्टैटिक से बाहर जाके क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्टली करंट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल फर्म्स recognized as advocate, but corporate lawyers, patent attorneys are excluded from recognition as advocates। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो ये करेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 ओनली मार्क किया। देखिए अब ये करंट वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। यहाँ लॉजिक या फिर एलिमिनेशन एज सच इतना अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रिक या ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते जब तक आपको कोई भी आइडिया नहीं है चीजों के बारे में। ठीक है, तो करंट जब भी आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसे स्टैटिक पार्ट से लिंक कीजिए, तभी वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत चीजों में, लेकिन वो डेफिनेटली रॉन्ग है। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके के स्टेटमेंट्स दिए कि जहाँ बताया गया है कि कहीं पे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स को एडवोकेट बोला गया है, कहीं पे नहीं बोला गया है, लेकिन ओवरऑल जितने भी सोर्सेस हैं वो सभी कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड के बारे में भी, या फिर प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज हुज लॉज डिग्री विल सर्व एज अ क्वालिफिकेशन। तो इसके बारे में भी बार काउंसिल के पास पावर्स है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, इसीलिए हमने बी करेक्ट मार्क किया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे रिट्स के बारे में क्वेश्चन था।
तो देखते हैं क्या था। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। देखिए यहाँ पे को वारंटो क्या है, मैंडामस क्या है, ये जब तक आपको पता नहीं है इसे हम किसी भी ट्रिक से या लॉजिक से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा पता होना जरूरी है और ये बहुत बेसिक चीज है जब हम जुडिशियरी पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगेन ये आपके फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड है, तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट मार्क किया है। क्यों? यहाँ पे मैंडामस विल नॉट बोला है, तो मैंडामस विल लाई अगेंस्ट अ कंपनी इफ दैट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। एंड अगेन मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, दोनों थोड़े से रिलेटेड है और अगर आपको एक भी पता है तो दूसरे का अंदाजा हम लगा सकते हैं। मैंडामस विल लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट कंपनी इफ इट इज एंडोड विद अ पब्लिक ड्यूटी। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक ड्यूटी दी गई है तो इस उसके अगेंस्ट मैंडामस हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी, तो इसके ऊपर से या इसका इन्फरेंस निकाल के हम इसे मार्क कर सकते थे, या फिर अगर ये हमें पता है तो ये हम मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है थर्ड स्टेटमेंट, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, देखिए अब यहाँ पे वो वारंट को क्या बोलता है, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट किसके बारे में, इट प्रिवेंट्स इलीगल असरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। तो इलीगली अगर कोई पब्लिक ऑफिस में बैठ रहा है तो उस तरीके से या उसके रिगार्डिंग ये है, दिस रिट एम्पावर्स एनी पर्सन अदर देन एग्रीड पर्सन टू सीक रिड्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जस्ट ये दो शब्द ज्यादा ऐड किए गए, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन। तो इसमें से थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बस ये ध्यान देना है, एनी पर्सन कैन अवेल या फिर एनी पर्सन अदर देन एग्रीड पर्सन कैन सीक रिड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, वी कमांड issued by a court to a public official asking him to perform official duties that he has failed to refuse टू परफॉर्म, और उसने परफॉर्म करने से मना किया है या फिर वो फेल हो गया है। तो इससे रिगार्डिंग ये दोनों चीजें थी। तो अगर आपको यहाँ पे मैंडामस क्या है पता है या फिर को वारंटो क्या है ये पता है, तो इससे रिगार्डिंग आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू जुडिशियल कस्टडी। अब ये 2021 में आया था। देयर वाज अ बज रिलेटेड टू जुडिशियल किलिंग्स। जुडिशियल किलिंग्स मतलब तमिलनाडु में उस दौरान एक केस हुआ था जहाँ पे फादर सन डुओ की डेथ हो गई थी जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है या फिर उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो देखते हैं क्या पूछा गया था। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने बहुत बार मूवीज में भी देखा है विदाउट कोर्ट्स अप्रूवल, या फिर यहाँ पे जो बोला गया है उसके बारे में कि विदाउट अप्रूवल ऑफ कोर्ट कोई भी इंटरोगेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जनरल कॉमन सेंस से हम मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखते हैं ट्विस्ट क्या है। पुलिस कस्टडी मीन्स द पुलिस हैज द फिजिकल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड, while judicial custody means magistrate, concerned magistrate will have the custody and he the person is lodged in jail not in police station। यहाँ पे क्या बोला है, locked up in police station। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट था। अगर यहाँ पे बोला गया होता such accused is in jail तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन यहाँ पे बोला गया है इन पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में कब होगा, पुलिस कस्टडी जब होगी तब, और जेल में कब होगा, जब जुडिशियल कस्टडी होगी तब, ठीक है। तो इस तरीके का ट्विस्ट था, मतलब छोटे से पूरा स्टेटमेंट ठीक से हमने पढ़ा है। तो ये जो छोटी सी चीजें है ना, इनके बारे में ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, या फिर यहीं पे थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट है इस चीजों में, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पैरल या फिर प्रिजनर से रिलेटेड है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था, 2021 में पूछा गया था। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. State government have their own prisoners release on parole rules। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता है कि पैरोल का मतलब क्या है, तो जब भी प्रिजनर्स कुछ दिन की छुट्टी पे, मतलब उनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है तब छोड़ा जाता है या किसी बिना पे छोड़ा जाता है तो उसे पैरल बोलते हैं। मतलब उनकी सजा कम नहीं की जाती है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है फिर से
उनकी जो सजा है वो बाद में कंटिन्यू हो जाती है, तो फिर इसे हम पैरल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि पैरल का मतलब क्या है, तो आप जनरल लॉजिक ये लगा सकते हो कि अगर किसी प्रिजनर ने पैरल के लिए अप्लाई किया, मतलब छुट्टी के लिए अगर अप्लाई किया है कि उसे कुछ किसी तरह की छूट दी जाए, तो उसे वो देनी ही पड़ेगी। इज हर राइट, हिज हर राइट, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिजनर्स या क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कभी कभी डेंजरस होते हैं। तो अगर ऐसा है तो उस बिना पे जो जेल प्रशासन है वो उसे डिनाई कर सकता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार ये ना मतलब ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरेलल रूल्स। अब इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी था, यहाँ पे हम कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंसिल हो गया तो ये ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टू एंड डी, बी एंड डी ये दोनों बचा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं अगर आपके पढ़ने में आया होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के अलग से रूल्स होते हैं इन चीजों के बारे में, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पे हमने बी आंसर मार्क किया है। ठीक है, तो देखते हैं। टिपिकल लॉज डू नॉट एब्सोल्युटली गारंटी पैरल इटसेल्फ, मतलब कोई भी लॉ एब्सोल्यूट पैरल गारंटी नहीं देता है। मतलब कभी ना कभी अथॉरिटीज रिटेन द डिस्क्रिशन टू डिनाय पैरल, वो डिनाई भी कर सकते हैं, मतलब देना ही पड़ेगा इस तरीके से ये नहीं काम करता है। ठीक है, इफ दे सीम्स अ प्रिजनर टू बी डेंजरस तो वो डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट वन नॉट करेक्ट नहीं था। प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजन एक्ट 1900 ये जो थे इसके अकॉर्डिंग पैरल के रूल गवर्न होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गाइडलाइंस भी यहाँ पे है। जैसे कि राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरल रूल्स 1958। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट टू करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशियरी, अब यहाँ पे रिटायर्ड जज एंड ओवरऑल जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ा बोला गया है। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन of the President of India. A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी, देखते हैं कैसे। आर्टिकल 128 क्या बोलता है? With the previous consent of President, any person to sit and act as a judge of the Supreme Court with following qualifications: a retired judge of Supreme Court or retired judge of High Court for a temporary period. Hence, statement one is correct. ठीक है, यहाँ पे being a court of record, the Supreme Court, sorry, the High Court can review and correct its own judgments even though no specific power of review is conferred on it by the Constitution. एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट उसके जो डिसीजन है वो रिव्यू कर सकता है, करेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर्म नहीं की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर आर्टिकल 137 से मिली है, इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। और एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैव द पावर, सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 44th और 99th अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बोला गया द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 1999th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। अब ये जो दोनों अमेंडमेंट है इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 44th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 42nd अमेंडमेंट के खिलाफ या फिर उसे अंडू करने के लिए की गई थी, इस तरीके से उसे बोला गया है। 99 अमेंडमेंट जो है वो थोड़ा सा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में थी। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आंसर हमने बी टू ओनली मार्क किया है, तो देखते हैं क्यों। तो जो प्रोविजन फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ये 39th अमेंडमेंट से हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमने रॉन्ग करार दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में 99th अमेंडमेंट जो
जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, तो उसे स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पे? थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो 99th अमेंडमेंट ने क्या किया था कि कॉलेजियम सिस्टम के बजाय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड एक एक्ट भी पास किया था और बोला था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ज्यादा रोल प्ले करेगा जो अभी की सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम उसके बजाय। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दिस थिंग इज वायोलेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी, सो ऑन दैट बेसिस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि बहुत बड़ी एक्ट है या बहुत बड़ी एक जजमेंट पास किया था। इसके ऊपर अभी भी इन 2022 एंड 2023 अभी भी उसके ऊपर विवाद चल रहा है, तो भी उस हिसाब से हमें करंट के कंटेक्स्ट में भी इन चीजों को देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट के बारे में क्वेश्चन था इन 2019। तो देखते हैं, मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैनॉट बी रिजेक्टेड by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India. The details of the process of impeachment of the judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act. If the motion of the impeachment of the judges is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total members of that house present and voting. तो 3 and 4 दोनों करेक्ट है, इसीलिए सी मार्क किया। देखते यहाँ पे कहाँ ट्रिक किया था या फिर ट्विस्ट था, कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये ट्विस्ट है। और यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि ऐसी चीजें बार बार आती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा मतलब एलिमिनेशन अप्लाई करना है या कुछ चीजों के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस या पार्लियामेंट की बजाय प्रेसिडेंट दे दिया, प्रेसिडेंट की बजाय पार्लियामेंट दे दिया, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऐसे ट्विस्ट किया है, तो देखते कि ट्विस्ट क्या था। ठीक है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेस, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 3 था ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट 3 था ये करेक्ट है। द स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट, यहाँ पे क्या बोला गया था? कैन नॉट बी रिजेक्टेड, सो इसीलिए हमने स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट मार्क किया गया है। If the committee find the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, यहाँ पे क्या बोला गया था कि Constitution of India defines, तो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कमेटी फॉर्म करके फिर उसे ढूंढा गया है कि सच में मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ऐसा कुछ है या नहीं है। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी ही बोला गया है, लेकिन उसे ज्यादा इलेबोरेट करके बोला गया है, मतलब थोड़ा सा लेंदी किया गया है, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्पेशल हम क्या करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी हमारे ध्यान में रहता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पे हम अटक जाते हैं। तो ठीक है, यही स्पेशल मेजोरिटी भी है, तो इसीलिए हमने 3 and 4 दोनों करेक्ट मार्क किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्विस्ट था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, इस तरीके से ही बहुत ज्यादा ट्विस्ट हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में क्वेश्चन था, with reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? अब आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में बात करता है। तो कंप्लीट जस्टिस इज अ डिफरेंट आइडिया। तो देखेंगे, अगर आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और कंप्लीट जस्टिस के बारे में है, तो आप झट से इसे मार्क कर सकते हो। और ये करंट से रिलेटेड था थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आपने करंट ठीक से पढ़ा था तो ये आप सॉल्व कर सकते थे, या फिर अगर जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि स्टैटिक को थोड़ा सा लिंक करना चाहिए, तो इस हिसाब से। तो बाकी के जो ऑप्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल discharging its duties cannot be challenged in any court of law in the
event of grave financial crisis in country, the president of India can declare financial emergency without the council from the cabinet. अब हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया acts on aid and advice of council of ministers. State legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature. तो यहाँ पे इस तरीके से चीजों को ट्विस्ट किया है और यहाँ पे गलत सेंटेंस फॉर्म हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल 142 बात करता है सुप्रीम कोर्ट और उसकी कंप्लीट जस्टिस की पावर के बारे में। ठीक है, इन द एक्सरसाइज of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. तो बस इसके अगर हमें ये भी पता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 142 या फिर कंप्लीट जस्टिस के बारे में, तो उसके बिना पर भी हम ऑप्शन बी को करेक्ट मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ चीजों में इन डेप्थ नॉलेज जरूरी नहीं है, मतलब बहुत से क्वेश्चन आप थोड़ा लॉजिक या थोड़ा अगर आपको ओवरऑल आइडिया होगा तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, किसी भी चीज में ज्यादा डीप नहीं जाना है। मतलब अब पैरोल के ऊपर क्वेश्चन था तो पैरोल के रूल क्या है, किस बिना पे उन्हें पैरोल मिलता है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है जो बेसिक आइडिया है पैरोल का वो भी अगर आपको पता होगा तो उसके लॉजिक पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर any central law to be constitutionally invalid. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. तो यहाँ पे neither one nor two दोनों गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट हैव द jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. और यहाँ पे an amendment to the Constitution मतलब constitutional amendment को भी चैलेंज किया जा सकता है या फिर उसकी वैलिडिटी देखी जा सकती है। तो देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया था, आर्टिकल 228 इंसर्ट किया था, जिसके बिना पर यह बोला गया था कि नो हाई कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। लेकिन 43rd अमेंडमेंट एक्ट ने 1977 में जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसे वापस रिस्टोर कर दिया। तो इसी वजह से हाई कोर्ट हैज द पावर टू इनवैलिडेट एनी सेंट्रल लॉ विच गोज अगेंस्ट द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर या फिर केशवानंद भारती में जो बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोला गया था, उसके बिना पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है तो उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं या फिर उसे फिर से चैलेंज कर सकते हैं या कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह इस डिबेट में ये भी बोला गया था, ये ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के अंदर लॉ कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं इफ इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से जुडिशियरी के क्वेश्चंस थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो आए थे रिसेंट ईयर्स में वो मोस्टली करंट से लिंक थे। तो करंट से भी जो पार्ट लिंक है उनकी ज्यादा डेप्थ में जाने से अच्छा उसका बेसिक आइडिया आप कवर कर लीजिए, जैसे कि जुडिशियल कस्टडी क्या है, पुलिस कस्टडी क्या है, जो जुडिशियल किलिंग्स से रिलेटेड था, या फिर पैरल का मतलब क्या है, पैरल किस बिना पे दिया जाता है। बस इतना बेसिक भी आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें खुद बताते हैं कि यहाँ पे बेसिक आइडिया जरूरी था, इन डेप्थ नॉलेज जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा अप्रोच रखना है जुडिशियरी और जजमेंट्स के बारे में पढ़ते हुए। तो कल फिर से मिलेंगे। टिल देन सी यू, बाय, थैंक यू।